तो आपकी सिलेबस अभी तक क्या है देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट आगे रहने वाला है। मार्जिनल कॉस्टिंग, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग, ये मार्जिनल कॉस्टिंग ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग हम बता देंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देन सीवीपी एनालिसिस जो होता है आपको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। देन बीपी एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस, बीपी एनालिसिस इन डिटेल में डिस्कशन होगा। नेक्स्ट इट डिसीजन रिगार्डिंग सेल्स मिक्स मेक और बाय डिसीजन, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है ना। सेल्स मिक्स मेक और बाय डिसीजन, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ए प्रोडक्ट लाइन, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इस पर भी हम ओवरव्यू आपको बता देंगे, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में जो पूछ रहे हैं कि सर ये जो आप था थ्योरी छोटा सा पढ़ा नहीं रहे हो, ठीक है ना। पहला बात, बहुत ही शर्मिला चैप्टर सब थिंग है। यहाँ पे था देखिए, इन डिस्कशन आपको सब कुछ बता दिए हैं, पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस जितना तक जहां तक सिलेबस में नहीं लिखा हुआ वहां तक बता दिए। यहाँ पे कुछ लिखा अकाउंटेंट्स पोजीशन रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यकीन मानो प्लस टू बुक में भी देखोगे होगा अकाउंटेंट्स पोजीशन कहाँ पे है। याद करो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग बुक में पहला चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में यू विल फाइंड द अकाउंटेंट्स पोजीशन रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अंडरस्टैंड द पॉइंट, प्लीज रीड फ्रॉम दैट। एक थ्योरी निकालेंगे, ये रोल है टू रिकॉर्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टू कीप द अकाउंट सिस्टमेटिकली, these are the all things to prepare the financial position, to keep vouchers and documentary evidences for the audit purpose. All these are the functions of the accountant. Now accountant's position roles and responsibilities, if you will study in the MCOM, that will be same for us and nothing else, understand the points। नेक्स्ट इट मार्जिनल कॉस्ट ब्रेक इवन एनालिसिस, थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो आप पढ़ लोगे। तो द थिंग्स व्हिच होल्ड वैल्यू दैट नीड्स अ कंसेप्चुअल स्टडी, that holds value, understand the points, that will add value to your career, that will be discussed first, not the things which are a wastage of time। करे सो मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है। क्लासेस जब भी होंगे, देखिए हम क्लास करते थे, आपको पता है कि हम जो प्रोफेशनल्स पढ़ रहे थे, हम क्लास करते मास्टर्स में, ठीक है ना। क्लासेस कर रहे थे, 3-3 घंटा क्लास चल रहे थे, समझ में आई बात, ठीक है। आफ्टर ऑल भी मतलब बाकी सब काम तुम करके ये करके वगैरह, फिर भी 3-3 घंटा का क्लास हम बैठ करके, एक ही क्लास, पूरा क्लास नहीं, एक ही क्लास में कर रहे थे हम, समझ रहे हो। आज भी परवीन शर्मा नाम तो सुने ही होंगे, द हाईएस्ट टैक्स पेयर ऑफ दिल्ली, 4 घंटा 4 आवर्स क्लास करते हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो that much of patience you have, if you have that much of patience, you can sit continuously for 3 hours to understand a class. At that moment you just get ready to be a professional, understand the points, to be a professional, understand the foremost quality of a professional is keeping patience, ठीक है, keeping patience for acquiring knowledge and keep updating yourself, क्योंकि ये लिख रहे himself, understand the points। Patience for acquiring the knowledge and keep updating yourself is the first quality to be a professional, whether you will be the chartered accountant, whether you will be a consultant, whether you will be the financial consultant, understand the points, whether you wish to be the Sundar Pichai, you need these qualities first of all, ठीक है। हर एक 30 मिनट्स की स्टडी में, हर एक 30 मिनट्स की स्टडी में, डिस्कशन में, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, 5 मिनट्स, ठीक है। कुछ एक चीज वॉच कर रहे हो, वीडियो वॉच कर रहे हो, 3 मिनट्स किसी की आप एडवाइस सुन रहे हो, understand the points, then you will feel, if you are feel boring, understand the points, if you are feel boring, feel boring, then बता रहे हम, तो you are just in
स्टैंडर्ड 3 to 5। समझ में आई बात? आप एकदम स्टैंडर्ड 3 और 5 में अभी बैठे हो, कोई बात नहीं। नाउ our qualities, understand the points, our qualities, our attitudes be like a class, a student of class 3, and we wish to achieve the success of Manisha Chauve. Wish to achieve the success of academic, professional, corporate heights। समझ में आई बात? फिर से चीजों को हम बता रहे हैं, फिर से चीजों को बता रहे हैं। आगे का पढ़ाएंगे नहीं सर, अब कोई फायदा नहीं। समझ में आई बात? वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। बी ए प्रोफेशनल, प्रोफेशनल समझते हो? प्रोफेशनल किसको कहते हैं? विराट कोहली। प्रोफेशनल किसको कहते हैं आपको पता भी है? प्रोफेशनल कहते हैं आपको जैसे कि अभी बताए परवीन शर्मा, बता रहे थे ना, ये विवेक बियानी, जिससे भी पढ़ रहे थे, बड़ा बड़ा प्रोफेशनल जो बाइजू बनाया आज तक। समझ में आई बात? संदीप भाई बहुत बड़ा प्रोफेशनल है, नाम तो सुना ही होगा। संदीप भाई बहुत बड़ा मोटिवेशनल लेक्चर डालते हैं। तो फर्स्ट क्वालिटी इज दैट कि आप पेशेंस रखो। समझ में आई बात? आप नॉलेज एक्वायर करने के लिए, खुद को नॉलेज के हिसाब से ग्रो करने के लिए, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप सुनते हो कुछ एक चीज, आपको लगता है बहुत ही बोरिंग, फ्रस्ट्रेट, समझ में आई बात, लगता है, तो आप अभी मान करके चलो कि स्टैंडर्ड 3 और स्टैंडर्ड 5 की क्लास में बैठे हो। मतलब आपकी एटीट्यूड जो भी है, आपकी माइंड सेट जो भी है, माइंड सेट, आप बचपन ही हो, अभी भी बच्चा ही हो, बचपन में। तो और हम उस माइंड सेट को लेकर के, समझ में आई बात, उस माइंड सेट को लेकर के, उस एटीट्यूड को लेकर के हम क्या चाहते हैं? एकेडमिक हाइट्स, प्रोफेशनल हाइट्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, एकेडमिक हाइट, प्रोफेशनल हाइट्स, कॉर्पोरेट हाइट्स की, हाइट्स की सबसे ऊपर, अपेक्स, टॉप में बैठना चाहते हैं। हाउ इज इट बी पॉसिबल? हाउ इज इट बी पॉसिबल? You all are the matured guy. Hope you understand what I said. हम समझा रहे हैं चीजों को, कहीं पे हम ये नहीं कह रहे कि आप नहीं सुनते हो, आप नहीं पढ़ते हो, नॉट लाइक दैट। Being a teacher, this is my responsibility, my duty. Understand the point? To explain you the thing, to demonstrate you the thing, not for your career, but for your development of the lifeline, strengthening your lifeline. Marginal costing and BEP analysis. Understand the points? BEP means break even point analysis. समझ में आई बात? नेक्स्ट टू इट, मार्जिनल कॉस्टिंग हम पढ़ देंगे, ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ देंगे, इसको टाइम कंसंट्रेट के रखते हुए, ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, उसको बाद में हम पढ़ेंगे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हमको आज देखने को क्या चीज मिल जाएंगे? सो मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट क्या है एंड मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो कैसे निकाले जाते हैं, एंड मार्जिनल कॉस्टिंग की यूज क्या है। ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये थ्योरी क्वेश्चन आने वाला है। समझ में आई बात? यही तक बात है। लुक एट हियर नाउ, many times students ask for the, sir please give us that ppt, please give us that ppt. No, even if not in the form of ppt, then please provide us in the form of pdf only. Understand the point? It's not the single person request. Student reach to me for preparation of these things, first this takes a laborious job. Understand the point? Analyzing, searching these things, laborious job. Now this will be shared, which may be misused, number one thing, because less thing
is written here, less thing. The concept of PPT I am explaining. This is my presentation. The concept of PPT is that something like that कि यहाँ पे चीजें बहुत कम लिखा हुए हैं, समझ रहे बात? लेस राइटिंग लेकिन मोर डेमोन्स्ट्रेशन. So while you are watching my class, commensurating, collaborating with this presentation, that makes a sense. समझ में आई बात? जब आप हमारा क्लास देख रहे हो with this presentation, that makes a sense. Otherwise, independently, this PPT and these slides only be misused, nothing else. समझ में आई बात? क्योंकि इसमें बहुत कम चीजें लिखे हुए, बहुत छोटे चीजें लिखे हुए. किसी और को आप जब शेयर करते हो, उन लोग सामने वाला को जब फॉरवर्ड करते हैं, उन लोग क्या समझ में आएगा पता भी है? उन लोग क्या समझ, अरे ये 2 लाइनें 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, बस तुम्हारा मास्टर को इतना पता है. ऐसा बात है. यही छोटा सा चीज लिखने के लिए मास्टरी दिखा रहे हो, यही चीज पता है ना. यू आर माई डायरेक्ट स्टूडेंट्स, यू आर understand the points directly, interacting with me, you know how we will discuss the things, I will solve those things, understand the points. So sharing of all these things, that doesn't make any sense. That's why I do not share all these things. If you need just watch my class, take screenshots, no problem at all. That's much of idea you must have. कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट नो कट. तो मार्जिनल कॉस्ट की कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले आप सुनेंगे मार्जिनल कॉस्ट की कॉन्सेप्ट क्या है. The term marginal cost is defined as the amount at any given volume of output by which the aggregate costs are changed. समझ में आई बात? If the volume of output is increased or decreased by 1 unit. लेकिन ये वाला चीज जो आप इकोनॉमिक्स से पूरा याद करके रट करके आए हो, ये हर एक जगह में काम में नहीं लगेंगे. यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट क्या चीज है, मार्जिनल कॉस्ट की बात यहाँ पर क्या है, हम आपको बता रहे हैं. पर क्या लिखा मार्जिनल कॉस्ट की मतलब, ठीक है. मार्जिनल कॉस्ट क्या कहता है? पहले तो आपको एग्रीगेट कॉस्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है. ये है एग्रीगेट कॉस्ट, ठीक है. ये है आउटपुट इन यूनिट्स. ध्यान से देखो, एग्रीगेट कॉस्ट इन रुपीज, कॉस्ट हमेशा रुपीज में होने हैं. एग्रीगेट कॉस्ट इन रुपीज, आउटपुट इन यूनिट्स. सर थ्योरी में क्या लिखेंगे? इतना छोटा छोटा आप दिखा रहे हो, 2 लाइन लिख देने से आपको 16 मार्क 12 मिल जाए. सर क्या लिखेंगे थ्योरी में? तो ये हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जो पढ़ा रहे हैं ये सब क्या बता रहे हैं? ये चीज तो नहीं था अभी जो बता रहे हैं. सो थिंग्स विच आर गस्ट आउट फ्रॉम माई माउथ, the things which are discussed before you are the concrete theories for writing a long question. Make a note of that. Keep making the key points notes. If you fail, still there I am providing you the backup classes. You may visit that. You may watch those classes to make your own notes, to complete your notes if anything left during the class. Still, if you fail to go through the class, go through the points, concepts, the entire difficulties, the faults lies in you. You may think that this is your inherent default from your childhood. Understand the point? Look at here. उससे ज्यादा, उससे आगे शायद ही कोई आपको प्रोवाइड कर रहा होगा गवर्नमेंट लेक्चरर. हम तो देखे नहीं, शायद आप देखेंगे. आउटपुट यूनिट्स एग्रीगेट कॉस्ट इन रुपीज. लुक एट इट. तो आउटपुट यूनिट्स यहाँ पे मानो 20, तो यहाँ पे 20 यूनिट्स. समझ में आई बात? तो नाम ऑडिबल.
यस सर। कितना तक फिर भी सुनाई दे रहा है? कैसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है? कितना तक आवाज खराब है, थोड़ा बताओ। परफेक्ट समझ आ रही सर। माइक ऑन करो, बताओ। परफेक्ट समझ आ रही सर। वीडियो भी दिख रही है और आवाज भी यस दिख सर, यस सर। अभी पूरा क्लियर, अभी पूरा क्लियर। अभी अच्छा, सही है जब सर। भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा, अच्छा ठीक है, चलेगा फिर भी तो। फिर भी तो लास्ट सर क्लासेस जो चलेगा। थे हम खुद देख रहे थे, हाँ वॉच कर रहे थे, ठीक है। कुछ एक क्लासेस देखे हम, बैकअप क्लासेस की, कंपैरेटिवली जैसा गूगल मीट में हो सकता है बहुत ही अच्छा आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी तक ठीक है। और ये एक्सपेक्ट मत करो कि लाइक वाचिंग मूवीज एंड टीवी यू विल गेट द एचडी क्वालिटी ऑफ ऑडियो, 320 kbps एचडी क्वालिटी ऑडियो, तो वहां तक तो नहीं हो सकता। जहां तक मतलब एक मीटिंग्स की मतलब एक्सपेक्टेशन है सुनाई दे सके, उतना तक हो सकता है। फिर भी जहाँ पे कुछ आवाज से रुकेगा या फिर कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ आएगा, तो आप लोग हमें बताना, ठीक है। या तो हम रिजोल्यूशन कम करवा दे या फिर कुछ क्वालिटी कम करवा दे, शायद कुछ हो सकता है। अभी थोड़ा सही है फिर भी बाबू? यस यस। ठीक है, तो सुनाई दे रहा, तो जो माइक ऑन किए हो बताओ। यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक है बाबू। तुम लोग हेडफोन नहीं यूज कर रहा, वही एक सबसे बड़ा डिफिकल्टी है। हेडफोन नहीं यूज करने से मोबाइल को प्रॉब्लम देता है। एक बात है, आप जो कह रहे हो हम क्लियरली वो नहीं सुन पा रहे, सो यू आर सिटिंग फार अवे फ्रॉम द मोबाइल फोन एंड समवेयर यू आर just laying down your bed and holding your mobile phone towards your face and you are watching to me. All these are not the things now, brother. So you have to use proper headset. Understand the point? To this is the thing that will make that will give you a good audio experience. 20 यूनिट्स तो 12,000 रुपीज तक में हो जा रहा था, तो जब 21 यूनिट्स हम प्रोडक्शन करें, दैट इज 12,100 रुपीज यहाँ पर लगा। समझ में आई बात? तो द चेंज ऑफ, यहाँ पर देखो, द चेंज ऑफ, यहाँ पर कितना चेंज हुए? 1 यूनिट। समझ में आई बात? द चेंज ऑफ 1 यूनिट, यहाँ पे चेंज ऑफ कॉस्ट, ये क्या चीज हम देख रहे हैं? चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, रुपीज हाउ मच? 100। समझ में आई बात? सो यहाँ पर भी टोटल आउटपुट ही हम देख रहे थे, टोटल आउटपुट। तो चेंज इन टोटल आउटपुट हुए 1 यूनिट। जब 1 यूनिट चेंज हो रहे हैं उस टाइम पे टोटल कॉस्ट की चेंजेस कितना है? ₹100। ₹100 चेंज है। बहुत सारे चीज बताएंगे हम, ध्यान से देखोगे। जब मार्जिनल कॉस्टिंग लिख रहे थे आप, मार्जिनल कॉस्टिंग की जब आप थ्योरी लिख रहे हो, दिस इज द नंबर 1 पॉइंट, अंडरस्टैंड द पॉइंट, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट्स ये चल रहा है, इसके बाद हम बताएंगे एक एक चीज, पूरा ही तो क्वेश्चन बता रहा है। दैट मीन्स कि एक यूनिट प्रोडक्शन एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखते हैं एक्स्ट्रा 1 यूनिट प्रोडक्शन पे, एक्स्ट्रा 1 यूनिट प्रोडक्शन पे हमको चेंजेस, चेंजेस इन टोटल कॉस्ट, चेंजेस, अरे बाबू ये कब चलेगा? चेंजेस इन टोटल कॉस्ट ₹100। समझ में आई बात? दिस ₹100 is known as the marginal cost. This ₹100 is known as the marginal cost. Understand the points? That means for producing one extra unit of product or output, the changes in 1 unit of output which makes a changes in the total cost is called the marginal cost. समझ में आई बात? यही बात है, इसका नाम होता है मार्जिनल कॉस्ट। तो इस चीज को हम कैसे आपको समझाएंगे कि चेंज मीन्स आपको पता है डेल्टा, सो डेल्टा ऑफ टोटल कॉस्ट। समझ में आई बात? विद रेस्पेक्ट टू द डेल्टा ऑफ क्वांटिटी। समझ में आई बात? दिस इज व्हाट कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट। किसी को समझ में आई बात? तो आप लिखते थे ना इकोनॉमिक्स में भी ऐसा कि चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ क्वांटिटी, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट। हालांकि ये क्वांटिटी चेंज जो होते हैं वो 1 यूनिट को लेके होते हैं। समझ में आई बात? तो ये है n-1 माइनस n, लाइक दिस। समझ में आई बात? नेक्स्ट टू इट आप देखो, ये चीज समझ जाओ। इसी चीज को ही डेरिवेटिव कहा जाता है, जिसको तो याद है डिग्री में, इसी चीज को ही डेरिवेटिव कहा जाता है। सो द डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट, समझ में आई बात, विथ रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट। द चेंज ऑफ द टोटल कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ
क्वांटिटी इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट। समझ में आई बात? ये था आपकी, ये लिख लीजिए 3 नंबर पॉइंट। आगे के चलो नेक्स्ट इट। समझ में? डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब पता है? तो चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल होता है कि नहीं, लाइक दिस। अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट पॉइंट हम आपको क्या समझा रहे हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या चीज है? इसके बाद भी इफ यू वोंट गेट द कंक्रीट नॉलेज ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट, यू फेल टू एक्सप्लेन द मार्जिनल कॉस्ट टू समवन एल्स, टू थर्ड पार्टी, then you are not listening properly. Marginal cost is the most expected question ever in the commerce career. Most expected question. Understand the points? And many a times economic students also fail to explain these things. Next, number 4. नंबर 4 देखो यहाँ पे क्या चीज है। तो आपको पता है फिक्स्ड कॉस्ट, ये जो टोटल कॉस्ट है, ये जो टोटल कॉस्ट है, अंडरस्टैंड द पॉइंट, टोटल एग्रीगेट कॉस्ट कैसे बनाया जाता है आपको पता है? टोटल कॉस्ट, so the total cost is equal to fixed cost plus variable cost. Obviously you will agree with me. एग्रीगेट कॉस्ट आपकी जो ये 12,000 है, उसके अंदर है कुछ फिक्स्ड पर्सन भी है, कुछ वेरिएबल पर्सन भी है। समझ में आई बात? तो नाउ द टोटल कॉस्ट इज द एग्रीगेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे ध्यान देखो, और आपको पता ही है कि फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड अप टू ए सर्टेन लेवल। दैट मीन्स कि ये 20 यूनिट्स में जितना फिक्स्ड कॉस्ट था, जब 21 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है तब भी फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही होना है। यस और नो? बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा वाला कॉस्ट होता है जो आपको पता है ही, लाइक द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑफिस रेंट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, लाइक द ऑफिस रेंट है, लाइक द मैनेजर्स सैलरी, ऑल दीज आर द फिक्स्ड कॉस्ट। सो फिक्स्ड कॉस्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के साथ क्यों चेंज होना है? ऑफिस का भाड़ा आप उतना ही दोगे, 20 यूनिट प्रोडक्शन करने पे भी जितना दोगे, 21 यूनिट प्रोडक्शन करने पे भी आपको उतना ही देने पड़ जाएंगे। तो 20 यूनिट का जो चक्कर है, 21 यूनिट का भी वही चक्कर है। समझ में आई बात? दैट मीन्स कि ये 12,000 और ये 12,100 जो लिखे हुए हैं, इसमें बोथ फिक्स्ड कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? तो फिक्स्ड कॉस्ट क्योंकि चेंज नहीं होता है, जैसे कि हम अभी आपको बताए, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कि चेंज नहीं होते हैं, तो ओनली एंड ओनली वेरिएबल कॉस्ट ही आपकी चेंज होते हैं। समझ में आई बात? दैट मीन्स कि दिस डिफरेंस ऑफ ₹100, दिस डिफरेंस ऑफ ₹100, दिस डिफरेंस ऑफ ₹100 इज द वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंस, इज द वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंस। यहाँ पे अभी भी फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही है, यहाँ पे अभी भी फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही है। मान लीजिए यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट 5,000 था, तो यहाँ पर भी 5,000 ही है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे कितना हुआ था? वेरिएबल कॉस्ट ये 5,000 है, तो प्लस 7,000, यहाँ पे अगर 12,100 को अगर पकड़ोगे तो 5,000 प्लस 7,100, तो डिफरेंस क्या चीज में आया? वेरिएबल कॉस्ट में, वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस आया। सो ओनली एंड ओनली वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो नंबर 4 में, फिक्स्ड कॉस्ट की कोई चेंजेस नहीं होता है। समझ में आई बात? ये होते हैं अनचेंज्ड, है ना, नो चेंजेस, अनचेंज्ड। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होते हैं। समझ में आई बात? और एग्जैक्टली एक यूनिट की चेंज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट जो होता है, मार्जिनल कॉस्ट वो होता है। अगर ये चीज आप समझ गए तो यहां तक आपकी, जस्ट ए सिंगल मिनट, so but we are discussing 1 यूनिट चेंज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज द मार्जिनल कॉस्ट। समझ में आई बात? 1 यूनिट इफेक्ट में वेरिएबल कॉस्ट जितना चेंज होता है, हम उस चीज को मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे कहते हैं। नेक्स्ट वीट, नेक्स्ट वीट, समझ में आई बात? जब स्टडी होता है, स्टार्टिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट लिखो, सिंपली इग्नोर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ये फिक्स्ड कॉस्ट की एग्जिस्टेंस को इग्नोर करके डिसीजन लेते हैं।
ये फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर करके डिसीजन लेते हैं। समझ में आई बात? क्यों ऐसा चीज अभी वो हम बताएंगे। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट कंसिडर हमेशा नहीं होता है। हम 20 यूनिट प्रोडक्शन करेंगे, हमको जितना यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा है, हम 21 यूनिट प्रोडक्शन करेंगे उतना ही फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा। दैट मीन्स कि इफ वी आर इंडिफरेंट विद द फिक्स्ड कॉस्ट और विद बोथ द ऑप्शन, दोनों ही ऑप्शन में अगर फिक्स्ड कॉस्ट रहना है आपको सेम, दोनों ही ऑप्शन में अगर फिक्स्ड कॉस्ट रहना है सेम, तो जस्ट इग्नोर द फिक्स्ड कॉस्ट ना। व्हिच इज द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, व्हिच इज द चेंजिंग फैक्टर? द वेरिएबल कॉस्ट इज द चेंजिंग फैक्टर, इट वैराइज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। समझ में आई बात? यहाँ पे 7000 टोटल वेरिएबल कॉस्ट था, यहाँ पे 7100 इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अंडरस्टैंड द पॉइंट? सो द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन इज द वेरिएबल कॉस्ट। दैट्स व्हाई ये जब डिसीजन लिया जाता है, ठीक है ना, इट डजंट कंप्लीटली इग्नोर द फिक्स्ड कॉस्ट while taking the managerial decision, fixed cost is simply ignored। समझ में आई बात? and decision is taken on the basis of the variable cost। समझ में आई बात? तो क्रिटिकली अगर लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ किया जाए तो वेरिएबल कॉस्ट को ही मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है, लेकिन अलग अलग जगह में अलग अलग। समझ में आई बात? यही बात है। इतना सारा समझाने के बाद आप कहोगे कि वेरिएबल कॉस्ट एक ही मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट का वो फॉर्म होता है जहां पे मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग टूल्स यूज होते हैं, वहां पे मार्जिनल कॉस्ट उसी को ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीक आगे चलो। यहाँ पर देखो, तो आप यही बात समझ गए, यहाँ तक यही चीज लिखा हुआ था। ठीक है, तो टोटल में जो भी डिफरेंस होंगे एक यूनिट की चेंज की जगह पे, उसी को मार्जिनल कॉस्ट कहा जाएगा। दैट मीन्स द डेरिवेटिव ऑफ द टोटल कॉस्ट with respect to the derivative of the quantity change is called the marginal cost। ठीक है, कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स क्लास चल जाओगे अगर पढ़े नहीं हो तो मैथमेटिक्स। इन दिस कॉन्टेक्स्ट यूनिट में भी सिंगल आर्टिकल, बैच ऑफ आर्टिकल और एन ऑर्डर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एक यूनिट चेंजेस हम बता रहे थे, वो यूनिट में भी सिंगल आर्टिकल हो सकते हैं, एक बैच हो सकते हैं और एन ऑर्डर हो सकते हैं। क्यों? आपको पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारा कॉस्टिंग होते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग होते हैं, वहां पे जो कॉस्ट सेंटर होते हैं आपको पता है, अलग अलग टाइप की जो कॉस्टिंग होते हैं। जैसे कि आपको पता है कौन कौन टाइप की कॉस्टिंग है, टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग। समझ में आई बात? यूनिट कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, समझ में आई बात? बैच कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है। अंडरस्टैंड द पॉइंट? और यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है कि नहीं, जब कॉस्टिंग है, अरे बहुत सारा है, अभी कितना लिखेंगे वो मुद्दा नहीं है हमारा। तो हर एक जगह में कॉस्ट सेंटर जो होता है वो चेंज हो जाता है, कॉस्ट सेंटर चेंज होता है। आपको पता है कॉस्ट सेंटर जो होता है चेंज हो जाता है। यूनिट कॉस्टिंग में यूनिट इज द कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे बैच, यहाँ पे प्रोसेस, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे एक जब। कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है? जिस एरिया तक कॉस्ट और कैलकुलेशन होते हैं उसको कॉस्ट सेंटर कहा जाता है। तो अब हम जो बताए चेंज ऑफ वन यूनिट जो बताए, अगर वो चीज आप बैच कॉस्टिंग में आ जाओगे तो चेंज ऑफ वन बैच, चेंज ऑफ वन प्रोसेस, वन कॉन्ट्रैक्ट, वन जॉब, यही बात होता है। तो एडिशन जितना करते जाओगे अलग अलग, तो यहाँ पे चेंजेस ऑफ यूनिट ही नहीं, आर्टिकल, बैच, ऑर्डर कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को अगर मैथमेटिकली हम लिखेंगे तो क्या चीज लिखे हुए हैं देखो। ठीक है, नंबर 4 5 था, ये 5 में आप लिखोगे। तो ये देखो, टोटल कॉस्ट एक नंबर ऑफ आउटपुट को लेकर के टोटल कॉस्ट कैसे होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। समझ में आई बात? इस चीज को हम आपको लिख करके दिखा रहे हैं। तो मैथमेटिकली इफ विल एक्सप्लेन दैट थिंग मैथमेटिकली, ठीक है, लुक एट हियर कि टोटल कॉस्ट इफ यू कंसीडर द n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो टोटल कॉस्ट कैसे बनाई गई है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है ना, यहाँ पे इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। दैट मींस फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड विथ फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट हुई, प्लस वेरिएबल कॉस्ट कैसे डिसाइड होता है? आपको पता है ₹5 पर यूनिट, ₹6 पर यूनिट
और मान लो यूनिट है 1000 और मान लो यूनिट से 1000, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलना है बाबू? 1000 इंटू 5 और 6। समझ में आई बात? दैट मीन्स कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में दिया जाता है, उसको टोटल कैसे निकालना है? क्वांटिटी इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो वही चीज क्वांटिटी इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, नंबर 1 इक्वेशन। समझ में आई बात? नंबर टू इक्वेशन, मान लो कि टोटल कॉस्ट जो है अभी चेंज हो गए, एक एडिशनल आउटपुट, तो n+1 हो गए। समझ में आई बात? n यूनिट तक था, n+1 हो गए। तो अभी क्या चेंज होगा? देखो हम आपको बताए थे फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा फिक्स होता है। अभी वेरिएबल कॉस्ट में क्या बदलाव आ जाएंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस 1 यूनिट बढ़ जाएंगे, तो Q+1, ये सेकंड इक्वेशन। समझ में आई बात? तो यहाँ पर 1000 यूनिट्स प्रोडक्शन कर रहे थे, कोई भी दिक्कत हो रहा होगा, कोई भी दिक्कत हो रहा होगा तो आप हमें मैसेज करोगे, आप हमें टेक्स्ट करोगे, व्हाट्सअप करोगे, हम देख रहे हैं, कमेंट भी कर सकते हो, हर एक चीज मॉनिटर हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 1000 यूनिट्स के ऊपर दैट मीन्स 1001 यूनिट होने हैं। 1001 यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? Q+1 और 1001 इंटू यहाँ पे 5 और 6। समझ में आई बात? दैट मीन्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट। तो जहां पे टोटल कॉस्ट n का इक्वेशन ये हुआ, टोटल कॉस्ट n+1 का इक्वेशन ये हुआ। अगर ये दोनों को हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम करते हैं तो देख लिया, हम दिखा रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट होना ही है। समझ में आई बात? मार्जिनल कॉस्ट इनटू वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो यहाँ पे देखो सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, अगर ये 2 इक्वेशन से 1 को अगर हटा दो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं? देखो यहाँ पर आपको होने हैं फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कट जाएंगे, 2 से 1 को हटाओ ना, 2 क्या लिखा हो देखो, टोटल कॉस्ट जो कि n+1 में है इक्वल टू सेकंड तो लिख रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस यहाँ पर क्या होगा वेरिएबल कॉस्ट इंटू Q प्लस वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का। ठीक है, ये जो भी होंगे वेरिएबल कॉस्ट, फिर उसको माइनस क्या करोगे टोटल कॉस्ट n यूनिट तक, तो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे जो माइनस कर रहे हो तो ये क्या होगा? माइनस होगा, ये भी माइनस होना है, ये भी माइनस होना है, तो माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ तक बात है, समझ में आई बात? तो देखो यहाँ पर देखो क्या चीज हो रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस हो जाने हैं ना, वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो जाने हैं, और क्या बचा? वेरिएबल कॉस्ट बचा। भी मतलब क्या? वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू, ठीक है, भी का मतलब क्या था? वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर 1001 यूनिट से 1000 यूनिट माइनस करने में, इसी का ही तो नाम मार्जिनल कॉस्ट होता है, इसी का ही तो नाम मार्जिनल कॉस्ट होता है, हम आपको बताए थे यहाँ पे देखो। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है? जब चेंजेस ऑफ आउटपुट। तो मार्जिनल कॉस्ट चीज कैसे निकलता है? टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट ऑफ 1001, टोटल कॉस्ट ऑफ 1000 इज द डिफरेंस इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट। पूरा ऊपर चलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट क्या चीज है फिर से आपको दिखा देते हैं। ये देखो 12000 हो रहे थे, समझ में आई बात? 12000 हो रहे थे, अभी 12100, मार्जिनल कॉस्ट क्या है? 100। दैट मीन्स द डिफरेंस ऑफ द टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पर देखो, तो ये 1001 यूनिट दिखा रहे हैं, ये 1000 यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका डिफरेंस को क्या मार्जिनल कॉस्ट कहा जाएगा, और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो फाइनली आपको जा करके क्या मिला एनालिसिस के बाद, कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट ही होता है। समझ में आई बात? तो यही बात है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। इतना कंक्लूजन सिर्फ सबसे पहले अगर किसी को बता दोगे तो वो नहीं समझ में आएगा, लास्ट तक आपको जा करके समझाना है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आगे देखो, इतना चीज हम जब समझाए आपको यहाँ पर, आई जस्ट टूक टाइम ऑफ 30 मिनट्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट। इतना चीज आप लिखोगे डायग्राम के साथ, इक्वेशन के साथ, मीनिंग के साथ, और जो चीज हम डेमोन्स्ट्रेट किए ये सारे डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, फिर आप कहोगे ठीक है कहीं पे आपको मार्क नहीं मिला, एग्जामिनर की गलती है, आप एटीट्यूड रखो, ठीक है, एक बार तो नहीं मिलेगा तो बताना, दोबारा आपको अप्रिसिएशन नहीं मिला आपके आंसर की, तो फिर उसी दिन हमको फोन लगा ना, हम बता देंगे आपको कि आप गलत थे। इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, तो मार्जिनल कॉस्टिंग जब आओगे इसकी इनकम स्टेटमेंट कैसे होने हैं, समझ में आई बात? यही बात है, यहीं पे काम करते हैं, इनकम स्टेटमेंट कैसे होने लिखा।
देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, डिसीजन टेकिंग के लिए जो भी इनकम स्टेटमेंट बनाए जाते हैं उसको एनालिटिकल इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है। समझ में आई बात? एनालिटिकल इनकम स्टेटमेंट, ये चीज जब तक आप पढ़ रहे हो कॉमर्स तब तक आपकी पीछा नहीं छोड़ेगी। एक तो इनकम स्टेटमेंट होता है प्रॉफिट लॉस वाला, समझ में आई बात? प्रॉफिट लॉस अकाउंट वाले इनकम स्टेटमेंट होते हैं एक तो, जो कि पूरा वर्टिकल फॉर्मेट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्सेट्रा होंगे। उसी चीज को वहां यहाँ भी वर्टिकल फॉर्म में ही करेंगे, हम भी यहाँ भी वर्टिकल फॉर्म में ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो जो एलिमेंट्स विच आर रेलेवेंट टू द डिसीजन मेकिंग उसी को ही हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। समझ में आई बात? यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हम प्रेजेंट कर रहे हैं क्या आप लोग को दिख रहा है? बताइए, दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। आई एम वेरी मच क्लियरली ऑडिबल बाबू? यस सर, यस सर, यस सर, श्रेयासी पासरी Yes, yes, sir. अनफाउंड, यस सर, यस सर। बहुत एक कंसेप्चुअल थिंग जो आप चीज एक तो भूल गए हो, दो तो आप कभी क्या होता है कि ये सब खुचुरा था करके आप पढ़े नहीं कभी, समझ रहे हो ना? वो चीजें हम बता दे रहे हैं, जिंदगी फिर से ना देगा आपको मौका दोबारा। देख लीजिए अगली, पहले नहीं था नहीं था कोई बात नहीं, अब पढ़ रहे कुछ चीज तो पढ़ रहे तो पढ़ रहे। क्या चीजें होता है कि हम भी पहले ऐसे सोचते थे, अभी कुछ और काम में बिजी है सर, जैसे ही ये मास्टर डिग्री खत्म हो जाएगा ना हम सारे के सारे कॉमर्स पढ़ लेंगे, फिर से पूरा कॉन्सेप्चुअली पढ़ लेंगे। अभी अब छड़िए ना, अभी एग्जाम दिखाइए हमको, एग्जाम क्या है वो दिखाइए। पहला तो बात हम एग्जाम के लिए भी पढ़ा रहे हैं, सिलेबस स्ट्रिक्टली सिलेबस ही पढ़ा रहे हैं। कोई चीज हम भी सोचते थे, सब कोई सोचता है, अभी तो सेमिस्टर पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं कॉमर्स का ऐसा फंडामेंटल हम पढ़ेंगे ना, समझ रहे हो कि नहीं, कि मतलब कोई रोक नहीं सकता, हम तो सबसे ऊपर है, हम रहेंगे पूरा एकदम पढ़ करके सब कुछ पार कर देंगे। जब पढ़ रहे हो तब भी आपके मौका है, तब भी आपके पास हाथ टाइम है, जब इसके बाद जाओगे कुछ और काम होगा, कुछ और काम होगा, कुछ और काम होगा, समझ रहे हो कि नहीं? उसके बाद सांसारिक बन जाओगे, उसके बाद और कुछ बन जाओगे, फिर उसके बाद कुछ। जिंदगी आपको दोबारा इसी चीज को पढ़ने के लिए मौका नहीं देता है। इस गलतफहमी में जितना जन हो वो क्लियर हो जाओ। आप भी सुन रहे हो, अभी सुनो, अभी पढ़ रहे हो, अभी पढ़ो। यू आर गेटिंग सफिशिएंट टाइम बिसाइड्स ऑफ माई क्लास, कीप रिसर्चिंग योरसेल्फ, कीप सर्चिंग योरसेल्फ। एनालिटिकल इनकम स्टेटमेंट देखिए वर्टिकल फॉर्म में सबसे पहले तो सेल्स से ही स्टार्ट होगा, समझ में आई बात? तो यहाँ पे सेल्स पे ही स्टार्ट होने हैं, अंडरस्टैंड? तो सेल्स के बाद इमीडिएट बाद आपको पता ही है पहले क्या माइनस होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आई बात? सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस होंगे। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट से कुछ बचेगा तो हम आगे का देखेंगे। तो सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, इसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। समझ में आई बात? इसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है ना? तो कंट्रीब्यूशन आ गई, फिर कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट, जो पैसा आने हैं यहाँ पे या तो हो सकते हैं प्रॉफिट हो सकते हैं या फिर लॉस हो सकते हैं, यहाँ पर उतना ही आएंगे, ठीक है? इसके आगे यहाँ पर नहीं जाना है, प्रॉफिट होने यहाँ पर लॉस होने हैं। ध्यान से देखो ऐसा क्यों हो, सेल्स लेस कॉस्ट लिख देने से कौन सा फर्क पड़ जाता है? वाई वी आर स्प्लिटिंग वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट? देखो हम बता रहे हैं क्यों। क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट की कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो हमको ऑब्वियसली फिक्स ही रहेगा विथ ऑल द ऑप्शन, विथ ऑल द अल्टरनेटिव्स, विथ ऑल द ऑप्शन, विथ ऑल द अल्टरनेटिव्स। समझ में आई बात? फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स, यहाँ पर भी जितने होने हैं यहाँ पर भी जितने हैं। तो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन क्या हुआ बाबू? वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर कुछ और हो रहे होंगे, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर कुछ और हो रहे होंगे। सो द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन इज द वेरिएबल कॉस्ट, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, ये ऐसा क्यों बनाया गया है? नंबर 2 पॉइंट इज दैट कि सेल्स कॉस्ट से पहले वेरिएबल कॉस्ट आपकी उठ जाए, फिक्स्ड कॉस्ट तो देना ही है। समझ में आई बात? बता रहे हैं। आप जिस फ्लैट पे ऑफिस खोले हो उसकी जो वहां पे जो आंटी है, समझ गया, लैंडलॉर्ड, हमेशा आंटिया होते हैं। क्यों? अंकल की दूसरा काम होता है, आंटिया रसोई करके पैसा मांगने के लिए आ जाते हैं। समझ में आई बात? तो जिस फ्लैट में आप ऑफिस खोल के रखे हो, आंटी आ जाएंगे पैसा मांगने के लिए, 6,000 रुपया निकाल दो नहीं तो ऑफिस का कुर्सी फेंकने वाले हैं। तो दैट मीन्स कि ये 1 तारीख होने पर आंटी पहुंच जाएंगे, ये 6,000 इज द फिक्स्ड, ये आपको देने ही है।
आप जो बाकी प्रोडक्शन के लिए एटसेट्रा के लिए माल्स के लिए खर्चा कर रहे हो उसको देखो, उसको काम करो। प्रोडक्शन नहीं करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट भारी पड़ने वाले हैं, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट कॉम्पेंसेट होने वाले हैं। ये आंटी का पैसा तो फिक्स है ही, समझ में आई बात। दैट मीन्स कि सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट देखो, तो वेरिएबल कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन लाने की कोशिश करो। कंट्रीब्यूशन अगर 8,000 हमारा बचता है तो जाकर के यहाँ पर आंटी को 6,000 आप दे सकते हो, तो जाकर के 2,000 रुपया पैसा पॉकेट में बचेगा। सो सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट इज द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। दैट्स व्हाई वेरिएबल कॉस्ट को पहले दिखा जाता है, जो बचता है वो हमको मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा क्या दान में मिला, दान में जो मिला उसीलिए उसका नाम होता है कंट्रीब्यूशन। हर एक टर्मिनोलॉजी का ना एक तो मीनिंग होता है, एक तो सेंस होता है, हालांकि हम कभी ढूंढने की कोशिश नहीं किए। हर एक टर्मिनोलॉजी का एक तो इज्जत होता है, समझ में आई बात। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब कि दिस मच ऑफ आर बिजनेस कंट्रीब्यूट्स, देन उसी कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट निकालने की बात करो, तो जो बचता है प्रॉफिट और लॉस होता है। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। तो यहाँ पर देखिए ये चीज को इक्वेशन बनाया गया है, ठीक है। इसी चीज को इक्वेशन बनाने की कोशिश की गई। तो पास टोटल सेल से वेरिएबल कॉस्ट हटाओगे तो कंट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पर देखो सेल से वेरिएबल कॉस्ट, सेल से वेरिएबल कॉस्ट अगर हटाओगे तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलने वाले हैं। तब तो सेल्स कैसे मिलेगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन, एक ही बात है। तो सेल्स को वापस दोबारा कैसे पा सकते हो, ये दोनों को ऐड कर दोगे, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन, तो सेल्स मिलने वाले हैं। सेल से वेरिएबल कॉस्ट हटाओगे तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लॉस होने हैं। भाई बहुत इजी है। वो ये कह रहा है कि सेल से वेरिएबल कॉस्ट हटाओगे तो क्या चीज आते हैं, कंट्रीब्यूशन। तो याद रखो सेल से वेरिएबल कॉस्ट हटाओगे तो ये चीज हो गया कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कैसे मिलने हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। या तो अगर लॉस हुआ है तो फिक्स्ड कॉस्ट लेस लॉस, ये दोनों को एडलेस करोगे तो ये मिलने वाला है, ये दोनों को एडलेस करोगे तो ये मिलने वाला। ऑल दीज आर द अननेसेसरी थिंग्स, यू नो। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट होने से प्रॉफिट होने हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट अगर हटाओगे तो आपको ये प्रॉफिट मिलने वाला है, नॉट नेसेसरली दैट प्रॉफिट, लॉस भी हो सकता है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही चीज है। आगे का देखो, तो ये कुछ ऐसे दिए गए हैं जिसको हम सॉल्व करने हैं हमको, ठीक है। तो यहीं पे कर देते हैं, नोट्स क्यों जाएंगे, यहीं पे कर देते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, तो यहाँ की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पेन अच्छे से नहीं चलता है, एडजस्ट हम कर देंगे। वंस आई हैव टू चेक द कनेक्शन। शिवानी मिश्रा, देर इज ऑप्शन टू स्टॉप प्रेजेंट, वहाँ स्टॉप प्रेजेंट मार दो। कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए जब कर दिए हो वहाँ पे स्टॉप प्रेजेंट मार दो, सब चीज अब खराब हो गई। अरे बाबू, आपकी जो 3 डॉट्स की जो ऑप्शन होता है उसमें प्रेजेंट ऑप्शन है। प्रेजेंट मीन्स हम जो कर रहे हैं, अब देख रहे हो ना कि आई एम शेयरिंग माई होल स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर, दैट यू एबल टू सी माई प्रेजेंटेशन, माई एक्सप्लेनेशन। समझ में आई बात, वो चीज होता है प्रेजेंटेशन। आप ये चीज को समझाना पड़ेगा आपको पीजी में। एटलीस्ट यू हैव टू नो द थिंग्स बिफोर गोइंग थ्रू माई क्लासेस। दिस इज नॉट द एज ऑफ लर्निंग समथिंग, समझ में आई बात। दिस इज द एज ऑफ tutoring to the society, imparting the knowledge to the society। समझ में आई बात। It's very much simple, there are hundreds, thousands of videos are available in the YouTube, you just go through the YouTube and learn how to use the Google Meet application। समझ में आई बात, इतना तो आपके दिमाग में होना चाहिए। कोई भी प्रेजेंट का ऑप्शन नहीं मारोगे, जैसे ही मारते हो तो हमारा प्रेजेंट खराब हो जाता है। वो ऑप्शन फिर क्यों दिए गए हैं, इसलिए दिए गए हैं ताकि कोई मीटिंग हो, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई मीटिंग हो, या फिर हम कहेंगे किसी का भी सेमिनार होगा, आपकी ऑनलाइन सेमिनार होगा, तो हम यहाँ पे कहेंगे चलिए अभी आपकी जो है सुष्मिता दास प्रेजेंट करो, शिवानी मिश्रा प्रेजेंट करो, है। तो आप उस टाइम उसको खोल करके फिर प्रेजेंट ऑप्शन में आओगे तो उसका काम होगा। अभिनीता, अलका, आनी, अंशु, अर्चना, अस्मिता, विजय लक्ष्मी, दीपांजलि, धीरज, ज्योति, लक्ष्मण, मनीषा, मधुस्मिता, नाजिया, नेहा, पार, प्रदीप, प्रज्ञान, पूंता, राजश्री, रेशमा,
रितिका रोज, सना, सुस्मिता, सौरव, सानिया, शिवानी, शिवानी बेहरा मिश्रा दोनों है, श्रेयसी पासरी, सिमरान, सोमनाथ, सुश्री, सुजाता, सुनीता, स्वीटी। आपको पता है हम क्यों पढ़े ये चीज? एक ही बार में हम याद रख देंगे कौन कौन है, समझ रहे हो? From the following particulars, find out the amount of profit earned during using the marginal costing technique. सुनो, marginal costing technique कह दिया मतलब आपको ये चीज याद रखने हैं। समझ में आई बात? ये चीज पहले सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट लॉस, कितने बार आप ये पढ़ चुके हो? बहुत जगह में। समझ में आई बात? तो अभी देखो प्रोडक्ट ए बी सी, ठीक है, आउटपुट पर यूनिट्स कितने हैं? 10,000, 20,000, 60,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10,000। हाँ, ये चीज तो थोड़ा ध्यान से सुनो, बता रहे। जहां पे सपोज आप कहीं पे एक लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो, ठीक है ना, और आपको चीजें क्या होते हैं कि आपको लग रहा है कि यहाँ का ये जो थियरी है थोड़ा कम है, यहाँ पे यू आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम योर साइड, देन आर दीज सिनेरियोज गिव एग्जांपल्स लाइक दिस। समझ में आई बात? खुद एग्जांपल ऐसे ही दे दो आप। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? तो यहाँ पे आप खुद ही एक तो एग्जाम्पल लिख दोगे, जैसे कि हम एक तो यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं। समझ में आई बात? यहाँ पे देखो, तो बात ये देखो, तो फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फाइंड आउट मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। तो हम बता रहे प्रोडक्ट आउटपुट ये यूनिट्स में है, थोड़ा ध्यान से देखोगे, 10,000, 20,000, 60,000, ए बी सी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10, 10, 5, वेरिएबल कॉस्ट 6, 7.5, 5.5, 4,000, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 80,000। एक बार याद रखो, ध्यान से याद रखो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज गिवन इन टोटल। दैट मीन्स जो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं ना, फिक्स्ड कॉस्ट जो होते हैं वो टोटल में दिया जाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट में दिए जाते हैं। समझ में आई बात? पर यूनिट में दिए जाते हैं। तो ये चीज को आप याद रखना। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? तो यहाँ पे हम कुछ काम करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, इसके नीचे लिख देंगे तो और इजी होगा। एबीसी के नीचे यहाँ पे सोल्यूशन हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखने हैं? सेल्स। सबसे पहले आपकी सेल्स आ जाते हैं, तो सेल्स आपकी देख लीजिए एक बार। आउटपुट 10,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस ये 10 है, तो ये कितना हो जाना है यहाँ की सेल्स? 1 लाख रुपए। समझ में आई बात? बी 20,000 यूनिट्स आउटपुट में 10 रुपए करके सेल्स, तो यहाँ पे कितने हो जाने हैं? 2 लाख रुपीज। तो सेल्स यहाँ पे रुपीज लिख दोगे ताकि बार बार लिखना ना पड़े। सी में 60,000 आउटपुट इंटू 5, यहाँ पे कितने हो जाने हैं? 3 लाख रुपीज। समझ में आई बात? नेक्स्ट वीट, सेल्स से क्या माइनस होता है आपको पता है ही, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस होने हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिए जाते हैं, तो 10 6 60,000। यहाँ पे 20 इंटू 7 50, 1,50,000 होने हैं, ठीक है। 7 50 में 2 15 होते हैं, तो 1,50,000 होने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 4.50 इंटू 60, 4.5 इंटू 60, ठीक है, आप कर सकते हो, हालांकि हम भी कर देते हैं। 4.5 इंटू 60,000, 2,70,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो 2,70,000। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, तो कंट्रीब्यूशन कितने आ रहे हैं? इसका नाम होता है कंट्रीब्यूशन, दिस मच ऑफ कंट्रीब्यूटेड टू अस, ठीक है। तो 1 लाख माइनस 60 दैट रिमेन्स विथ अस 40,000, 2 लाख माइनस 150 दैट रिमेन्स विथ अस ए 50,000 रुपीज अमाउंट, 3 lakh minus 270 that gives us rupees 30,000. Listen here. That means our organization have 3 types of product. First, you have to identify the contribution per unit per product.
एक एक प्रोडक्ट की बात करोगे पहले, समझ में आई बात। तो एक एक प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन कितने मिल गए, 40,000, 50,000, 30,000। समझ में आई बात, अगर ये कैलकुलेशन सही हुआ है तो आप कर ही सकते हो, छोटे बच्चे की बात है, कोई बात नहीं। देख लीजिए, समझ में आई बात। तो ये ए की बात था, बी की बात था, सी की बात था। यहाँ पर एक तो टोटल कॉलम कर दोगे, समझ में आई बात, टोटल कॉलम तो सबसे इजी होगा। देख लीजिए, तो टोटल सेल्स कितना हो रहे थे आपको, 2 1 3 3 6 लाख हो रहे थे। समझ में आई बात, टोटल सेल्स 6 लाख हो रहे थे। और टोटल आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितने हो रहे थे, 1,50,000, ये 2,10,000, 2,10,000, 4,80,000। तो यहाँ पर हो रहे थे आपको 4,80,000। ठीक है, तो 6 लाख से 4,80,000 जाने पे यहाँ पर आपको हो रहे थे 1,20,000। ठीक है, ये दोनों मिल करके होना चाहिए 40 50 90 30 1,20,000। तो ये ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, टोटल कॉलम। नाउ ध्यान से सुनो, तो कंट्रीब्यूशन इन टोटल हमको मिल गया, समझ में आई बात। और फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा इन टोटल ही दिया जाता है, इन टोटल ही दिया जाता है, समझ में आई बात। तो पूरा बिजनेस का ही हम प्रॉफिट निकालेंगे ना। तो यहाँ पर नीचे लिखो लेस फिक्स्ड कॉस्ट, ना ही ए का दिया हुआ, ना बी का, ना सी का दिया हुआ, ये टोटल का दिया हुआ है। समझ में आई बात। तो यहाँ पर आपको 80,000 कर देने हैं। अभी हो गया, अभी देखोगे, चेक करो, अभी प्रेजेंटेशन दिख रहा है। माइक ऑन करके बताओ, प्रेजेंटेशन अभी विजिबल हो रहा है। हाँ सर, अभी आ रहा है। आ रहा है। अभी आ रहा है। तो क्या होता है, अगर प्रेजेंटेशन हटने की दो चीजें, या तो हम कोई शॉर्टकट की यहाँ पे लगा देते हैं तो प्रेजेंटेशन बंद हो जाता है, या तो कोई दूसरे छेड़खानी कर रहा है तो प्रेजेंटेशन हट जाता है। कोई दूसरा कोशिश करेगा कि हम प्रेजेंट करें, वहां पे प्रेजेंट ऑप्शन चल जाएगा तो हमको निकाल देगा सिस्टम। ऐसा शायद होता है, चलिए, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो है नहीं। आगे देखो, 1,20,000 और 80,000 लेस में फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। तो वी रिमेन्स विद हाउ मच बाबू, 40,000। दैट मीन्स हियर प्रॉफिट यू हैव टू राइट इज 40,000 रुपीज इन टोटल। समझ में आई बात, ये बात है। तो आपको आंसर में दोनों चीजें लिखने हैं, हेंस हेंस वी आर हैविंग कंट्रीब्यूशन ऑफ 1,20,000, ठीक है, एंड टोटल नेट प्रॉफिट 40,000। समझ में आई बात, 40,000। इट्स डिफिकल्ट टू राइट ऑन द स्लाइड्स। समझ में आई बात, दिस द थिंग्स आपको ये चीज लिखने हैं। हालांकि इतना तक अगर आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं एक तो वर्डिंग्स की टारगेट लेकर के आप चलते हो ना लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, तो ये चीज खुद से क्वेश्चन बना करके भी लॉन्ग क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो खुद से। मतलब बात वही है, इस तरह ही कुछ याद तो हो गया ना चीज को, सिर्फ फिगर्स अल्टरनेट करके लिख दोगे। तो इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, हाँ हम बता चुके हैं, फिर भी एक तो दे दिया। अच्छा रुको एक मिनट, अच्छा यहाँ पे हमको सीखने को मिलेगा ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, ये दो चीज यहाँ पर हमको सीखने का मिलेगा। चलिए यहीं पे हम थ्योरी लिख देते हैं। तो ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग, ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग ये चीज है, और मार्जिनल कॉस्टिंग है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग दोनों क्या चीज होते हैं, बहुत अच्छी बात है। ताकि एक तो बहुत बड़ा यहाँ पे पॉइंट क्वेश्चन नहीं है, दोनों को साथ साथ आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे काम करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया यहाँ पे, ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है, एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। हाँ बताओ क्या बता रहे हो। किसी का कुछ सवाल था तो आप बिल्कुल पूछ ही सकते हो, कुछ नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हुए देखो, तो जैसे कि हम बताए मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है बाबू, यहाँ पे
ये वेरिएबल कॉस्ट को एम्फासाइज करते हैं। समझ में आई बात? वेरिएबल कॉस्ट को एम्फासाइज करते हैं। लेकिन ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होगा, यहाँ पे बोथ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को ही इक्वल वेटेज दिया जाता है। इक्वल वेटेज दिया जाता है। समझ में आई बात? वेटेज दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को ही वेटेज दिए जाते हैं। यही बात है। समझ में आई बात? अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या होने हैं, ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब बता रहे हैं, पहले से आप जो कॉस्टिंग सीखे हो मान करके चलो वही ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग है। समझ में आई बात? यहाँ पे क्या होगा, बोथ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर टेकन फॉर डिसीजन। समझ में आई बात? टेकन फॉर डिसीजन। तो मार्जिनल कॉस्ट में ये चीज क्या होगा, अरे कभी कभी ये मुश्किल है, क्या होता है नहीं पता, क्या एक तो इल्यूजनरी विजन हो गया। चलो कोई बात नहीं। देखो तो यहाँ पर देखो, ओनली वेरिएबल कॉस्ट टेकन फॉर डिसीजन, ओनली वेरिएबल कॉस्ट टेकन फॉर डिसीजन, जैसे हम बताए वो चीज में। ठीक है, अच्छा रुको, नेक्स्ट यही बात है मार्जिनल कॉस्टिंग में। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? आगे का जैसे ही हम बताएंगे और कुछ चीजें हैं, ये बेसिक, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। समझ में आई बात? मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, और यहाँ पर कुछ एक चीज देखो, यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक, आगे एक एक चीज हम बताते जाएंगे जैसे पढ़ाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होते हैं वैल्यूड एट, वैल्यूड एज पर, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एज पर बोथ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। हियर क्लोजिंग स्टॉक is valued at only variable cost। समझ में आई बात? These are the things, understand the points। पहले होता है फिर उसके बाद इसको स्प्लिट अप किया जाता है। तो दिस विल बी क्लियर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। ये चीज को अभी के लिए इस चीज को पॉज मारते हुए चलो आगे, पहले सवाल को देख लो, फिर इसमें से क्लियर आइडिया आपको हो जाएंगे। देखो इलिस्ट्रेशन कुछ दिए हुए हैं गिवन। प्रोडक्शन इज द 1 लाख यूनिट्स। ठीक है, प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट्स, नॉट नेसेसरीली उतना सेल हुआ। सेल्स 90,000 यूनिट्स एट द रेट ₹3 पर यूनिट। यहाँ पे कुछ एक चीज आपको ध्यान में आया, इसी चीज को स्टूडेंट मैक्सिमम गलतियां यहीं पे करते हैं। प्रोडक्शन इज द 1000 यूनिट एंड सेल्स इज ओनली द 90,000 यूनिट्स। दैट मीन्स 10,000 आपकी बच गया कि नहीं? ऑलरेडी यू प्रोड्यूस्ड 1 लाख रुपीज। तो जैसे ही आप 1 लाख प्रोड्यूस किए हो, आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो 1 लाख यूनिट्स पर बेस होगा कि नहीं? इसके ऊपर बेस्ड होकर कॉस्ट निकला होगा। लेकिन अब सेल्स किए हो 90,000 यूनिट्स, तो इसका सीओजीएस जो है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो तो कम होने चाहिए ना। आप 1 लाख प्रोडक्शन की कॉस्ट को 90,000 की सेल्स में माइनस कैसे कर सकते हो? नहीं करोगे। दैट्स व्हाई यहाँ पर कुछ स्टॉक बच रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक। समझ में? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 1 लाख प्रोडक्शन पर 90,000 अगर बेचते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक अभी भी हमारे पास है 10,000 यूनिट्स। तो ये इग्नोर हो जाता है। ठीक है, अभी कॉस्ट शीट जो पढ़े हो इजी हो जाएगी। तो वेरिएबल ऑब्वियसली पर यूनिट दिए रहेंगे 2 पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल, हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल दिए रहेंगे। तो वेरिएबल जब भी 1 यूनिट प्रोडक्शन करोगे 2 रुपये लगेगा, जब भी फिक्स्ड कॉस्ट इनकर होगा 50,000 रुपये लगेगा। समझ में आई बात? यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, हमको याद है, बता दे रहे हैं। सर आप कभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा रहे हो, कभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा रहे हो, कभी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहे हो, उसी का तो नाम होता है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन। उसी का ही नाम होता है बाबू अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, AFMD। Those accounting will be studied which will helpful for taking the managerial decision। Not यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आने हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग आने हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आने हैं, आगे का आगे टैक्स अकाउंटिंग भी आने हैं। समझ में आई बात? सब कुछ मिल करके हम अगर प्रेशर कुकर में सब्जी उब्जी दे करके फिर मसाला वसाला दे करके एक तो खिचड़ी हम तैयार कर देंगे,
तो उस खिचड़ी का नाम हो जाएगा AFMD, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन। समझ में आई बात? तो खिचड़ी खाना जिस चीज को पसंद है, इस आप एग्जाम में 90 मान करके चलो, आप रखे हो, रखोगे नहीं, रखे हो। समझ में आई बात? यही बात है। रेगुलर स्टूडेंट तो ध्यान से सुनते ही थे, कोई बात नहीं है। वो हमारे क्यों, मतलब हम उनके आभारी हैं, ठीक है। मतलब आर्यन सुन रहा है, जब बताओ ध्यान से, वो समझ रहे हो तो। अरे क्या बताएंगे, प्रदीप प्रज्ञान वो तो हमेशा आते ही थे। श्रेयासी तो वो तो रेगुलर स्टूडेंट है ही। आगे दो सर मैं भी आता हूँ हमेशा से। है, क्या हुआ भाई? मैं बताओ भी बताओ। मैं भी डेली ज्वाइन करता हूँ सर, ऐसा मत बोलिए। बात बोल दिया, तेरे को 100 जन्म का पाप लगेगा, समझ रहे हो। झांसा दे रहा है सर। अरे दे रहे का क्या मतलब? तुम डेली ज्वाइन करता है क्या? मास्टर पे झूठ बोलेगा तो पाप नहीं लगेगा? बेशरम, आया कर कभी कभी। भाई पढ़ाई तो करना है नहीं किसी को, ठीक है, देखने के लिए आ जाओ कि चलो सही है हम। कोई एक तो फिर से कुछ अंशु सा बोला है, रेशमा टपा, अरे इलिस्ट्रेशन 3 ही कर रहे हैं क्या अभी अभी? सॉरी सर वो डिस्कनेक्ट। हाँ ठीक है ना आप लोग, कोई बात नहीं, फिर से माइक ऑफ कर दो। हाँ वही चल रहा है, वो आगे का कुछ नहीं किया हम अभी तक, कुछ नहीं किया अभी तक। अरे ये कहाँ तक चल गया रे मेरा नोटबुक? हालांकि मेरा नोटबुक बहुत बड़ा है। चलिए कोई बात नहीं, हम कहाँ थे? हाँ ये चीज था, आगे का देखो। फिक्स्ड ओवरहेड कुछ दिया हुआ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है, ये मतलब सेमी फिक्स्ड होता है, पता है आपको। तो यहाँ ₹10,000 ऑफ विच 4,000 इज वेरिएबल, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं स्प्लिट अप करके कि 4,000 वेरिएबल है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट है 6,000, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट है 4,000। तो यहाँ पे लिखो इनकम स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखो इनकम स्टेटमेंट अंडर, इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। हाँ हेलो, कोई कुछ बोल रहे तो बोलिए जी, नहीं तो माइक बंद कर दीजिए। ठीक है, देखो इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, कुछ एक यहाँ पे सब टोटल लगाएंगे, यहाँ पे कुछ टोटल लगाते रहेंगे। आगे का देखो, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या हुआ, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट को सबसे ऊपर रखेंगे, फिर फिक्स्ड कॉस्ट को रखेंगे और एनालिसिस करेंगे, और इसमें से आप देखोगे डिफरेंस आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? यही बात है और कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो सेल्स, ठीक है, सेल्स यहाँ पर देखो। तो सेल्स हमारे कितने हुए थे? 90,000 यूनिट्स के ऊपर 3 रुपए करके, ठीक है, सेल्स हुए थे। तो इसमें से माइनस होने सब कुछ, तो 2,70,000 यहाँ पे लिख दो, प्लेस कर दो। अरे ये एक तो क्या मुश्किल होता है, नहीं पता। हाँ फिर देखो लेस, तो सबसे पहले उसको यहाँ पे नाम दिया जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। हालांकि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब आप समझ रखो वेरिएबल कॉस्ट ही होता है। तो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट ही आने हैं, ठीक है वो। तो जहां जहां पे मार्जिनल कॉस्ट है वहां वहां पे हम ढूंढते रहेंगे। यहाँ पर देखो, तो सबसे पहला तो बात है, ये सारी चीज को हम एक बार के लिए नहीं, इसको रहने दो, कोई बात नहीं, स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो आप, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 2 रुपए करके, समझ में आई बात? तो आज सच हम काम कर रहे थे टोटल्स के ऊपर, तो टोटल्स के ऊपर ही करेंगे अभी। तो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर देख लो, ठीक है। एक लाख इंटू 2 रुपया करके, 2 लाख रुपए, ठीक है ना। फिर आगे का चलो, और भी कहीं पे मार्जिनल कॉस्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट कहाँ पे है? यहाँ पे एक तो है, वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। लेकिन उससे पहले ध्यान से देखो, तो 1 लाख यूनिट्स जो प्रोडक्शन हुआ, आप यहाँ पे 90,000 ही सेल करते हो, तो आपकी तो बच जाता है 10,000 यूनिट्स ना। तो 10,000 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक है, जैसे बताए। तो इस क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट के ऊपर 2 रुपया करके जो खर्चा है,
ये तो आपके पास अभी भी पड़ा हुआ है, तो उसको माइनस करोगे क्या? जैसे एक तो एग्जांपल हम देते हैं, ये कॉन्सेप्ट में थोड़ा लोग डिप मतलब इसमें धोखा खाते हैं। 7 यूनिट्स आप खरीदे हो, 7 यूनिट खरीदे हो आप, ठीक है, 70 रुपए में। 5 यूनिट आप बेचे हो 60 यूनिट 60 रुपए में, ठीक है। छोटा मोटा दुकानदार बताओ अभी, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, बताओ जल्दी बताओ। प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ? टर्न ऑन योर माइक एंड से। अरे अभी क्लास खत्म हो जाएगा बाबू, बताओ। कैलकुलेशन कर रहे हो, देख रहे हो, छोटे छोटे मुद्दे पे जब बोल रहे थे तो। सुस्मिता दास 10 रुपए, आगे बोलो। 10 रुपये प्रॉफिट सर। कितना रुपए प्रॉफिट? 10 रुपये। वही तो बात है, उसी चीज की बात हो रहा था। फिर से एक बार सेटिंग देख लेते हैं, क्या करें, चेंज हो जाता है, कुछ नहीं कर सकते हो। ₹10 प्रॉफिट कैसे ना? 7 यूनिट्स का खरीदारी 70 रुपए, तो 70 से 60 अगर माइनस कर दोगे, ₹10 हो गए प्रॉफिट। हाँ, यही किए थे आप लोग, समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे दोनों पे ही सेम हो गया क्या? अच्छा अच्छा, ऐसा बात है। हाँ चलिए, ये कोइंसिडेंस हो गया, बहुत ही गलत हो गया। तो 7 यूनिट का खरीदारी 70 रुपए था, लेकिन 5 यूनिट आप सेल किए हो ना, तो 5 यूनिट का सेलिंग प्राइस निकालो, ये 5 यूनिट का कॉस्ट प्राइस निकालो, समझ रहे हो कि नहीं बात? तो यहाँ पर देखो, 7 यूनिट का सेलिंग प्राइस 70 है, कॉस्ट प्राइस 70 है, तो 5 का कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए? 50। तो 60 माइनस 50 इक्वल टू 10। दैट मीन्स सेलिंग अगर 5 की हुई है तो 5 यूनिट ही परचेज की कॉस्ट आप लगाओगे, तो डायरेक्ट 70 से 60 माइनस नहीं करना है। कोइंसिडेंस हो गया ये वाला सवाल, समझ रहे हो कि नहीं? दोनों में ही सेम आंसर आ गया। उसी तरह, तो जैसे ही कि आप सेल किए हो 90,000, तो सारे के सारे 90,000 पे काम करना चाहिए। या तो 90,000 को ही सब कुछ जोड़ोगे, या फिर क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक को माइनस ही करो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिखे थे मार्जिनल कॉस्ट 2 लाख जोड़ती है, लेकिन यहाँ से हटा दो, लेस कर दो, लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, समझ रहे हो कि नहीं? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 10,000 इंटू 2 रुपए करके वेरिएबल कॉस्ट है, तो यहाँ पे 20,000, ठीक है। तो 2 लाख से 20,000 आप हटा दो, यहाँ पे 1,80,000 हो गए हैं। और कहीं पे वेरिएबल कॉस्ट है क्या? 4,000 इज द वेरिएबल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से, यहाँ पे लिखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट 4,000, समझ में आई बात? तो ये भी वेरिएबल कॉस्ट था, ये वेरिएबल कॉस्ट था, ये वेरिएबल कॉस्ट था, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी हो गए अभी तक 1,00,000, ये दोनों जोड़ दो, 1,84,000। समझ में आई बात? क्लोजिंग स्टॉक, हमारे पास स्टॉक होता है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हटा दिया जाता है, क्योंकि उतने स्टॉक का कॉस्ट इनकर तो हुआ है, लेकिन वो बेचे नहीं है, तो उतना स्टॉक हमारे पास अभी तक है, तो उसको विड्रॉ कर दो, तो 1,84,000 होता है। तो 2,70,000 से 1,84,000 एक बार आपको माइनस करने होंगे। ऐसे कैसे रे बाबू, चल क्यों नहीं रहा? $2,70,000 माइनस 1,84,000, 86,000। 86,000 आपकी सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज कंट्रीब्यूशन, दिस इज कंट्रीब्यूशन, अंडरस्टैंड द पॉइंट? ये होता है कंट्रीब्यूशन। फिर अभी क्या करना है? लेस फिक्स्ड कॉस्ट, तो अभी फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करना है, जहां जहां पे आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। एक तो फिक्स्ड कॉस्ट आप देख लो, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 दिए हुए हैं, और यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अगर 4,000 वेरिएबल कॉस्ट है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? यहाँ पे 6,000 है। समझ में आई बात? फिक्स्ड कॉस्ट एक तो 50,000 है, और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला फिक्स्ड कॉस्ट है 6,000। समझ में आई बात? तो यहाँ पे 56,000, तो 86 माइनस 56,000 दैट इज 30।
30,000, समझ में आई बात? दैट इज 30,000। ध्यान से सुनो, हम जो बता रहे हैं हो जाएगा क्लास। आपको भी जाना है, हम जो आपको खाना है हमको खाना है, समझ रहे हो कि नहीं? एक बार लाइन चेक कर देते हैं हम, ताकि उन्हीं लोग को डांट पड़ेगा। अरे कोई डांट सुनने वाला है नहीं, सब कोई लाइन पे है, सिर्फ हम ही लाइन पे नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो तो ये फिर 30,000 क्या चीज हो गई, इसके लिए यहाँ पे प्रॉफिट हुए, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट हुए 30,000। थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे बात। तो यहाँ पर 30,000 प्रॉफिट हुए कौन से हिसाब से? मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से, समझ में आई बात? लेकिन ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से हम देखें तो प्रॉफिट कितने आ रहे हैं? 36,000 आ रहे हैं, समझ रहे हो बात? ठीक है, देखो ऐसे भी होता है बुक में कि यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, तो कहीं कहीं पे इसको इग्नोर करके काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो, तो यहाँ अगर कुछ चीजें ले रहे हो तो उसको भी लेना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं? ये रैशनल तरीका होता है, हालांकि अलग अलग तरीके भी किए जाते हैं। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन एक तो फैक्टर होता है, समझ में आई बात? दोनों में ये चीजें, और यही होता है मार्जिनल कॉस्टिंग और ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग के डिफरेंसेस। तो यहाँ पे आप जोड़ सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक बहुत फिक्स्ड कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट को लेकर के होता है, या सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेकर के हो सकता है। और आगे का एक एक एग्जाम्पल आप लिख ही सकते हो। इतना ये 4 मार्क का क्वेश्चन होता है, आप ये कर ही सकते हो। समझ में आई बात? ये चीज था, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक डिफरेंस जो होता है यही होता है, इससे आगे चीजें भी हैं। तो कल प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस हम पढ़ते रहेंगे, समझ में आई बात? तो सब कोई लाइन में है, चल ही रहा है अभी तक। कुछ बच्चे चले गए थे, फिर कुछ आ रहे हैं, फिर कुछ जा रहे हैं, फिर कुछ आ रहे हैं। ठीक है, आपकी पेशेंस के लिए धन्यवाद। हमारे कुछ नहीं, हम तो पढ़ाते रहते हैं। चलिए, इसके ऊपर क्या कुछ कोई पूछना चाहते थे बता दीजिए एक बार। हालांकि सारे ऑप्शंस हम बता दिए, 1 नंबर ऑप्शन वो है, 2 नंबर ऑप्शन है, इसको कभी सम अप करके किए जाते हैं। चलिए, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो जनरल एस्पेक्ट में क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है, सुन you will get all the classes also soon, understand the point। for the time being I will be taking this class। तो हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर, बात तो वही है, ठीक है। ये सब चीज का ना बुक नहीं होता है, मतलब आपको बुक मिलेगा ना, बुक मिलने से भी ना डिजायर्ड चीज जो होते हैं वो कहीं एक जगह पे नहीं मिलेंगे, अलग अलग जगह से आपको ऐसे पढ़ना ही पड़ेगा। हम भी वही कर रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं? स्टडी मटेरियल का कुछ पता होगा नहीं हमको, कुछ ऐसा है नहीं। थैंक यू नाजिया, थैंक यू। हाफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कंसेप्चुअली, समझ में आई बात? चीजें कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आया होगा। वो जो चीज बताए डिफरेंस एटसेट्रा करके, वो सब एग्जाम में नहीं आने हैं, वो फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज। आर्यन दीक्षित, थैंक यू। आपको सीधे कह देंगे आप पीवी रेशियो निकालो, ठीक है ना, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, ये सब। अब ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग डिफरेंस कॉस्टिंग करके दिखाओ, ये सब लॉजिक लिखो, वो सब सवाल में नहीं आने हैं। तो जिसको बहुत समझ में वो चीज नहीं आया है, ठीक है, दैट इज फॉर द नॉलेज ओनली। ऊपर भी बहुत सारा जो चीज समझाए, आपको इतना इलुस्ट्रेट करके नहीं बताना है। हालांकि अभी क्लास में तो 40 मिनट का टाइम में कुछ नहीं होता, तो यहाँ तो 2 घंटा टाइम मिल रहा है, तो कुछ एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में है, उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज को एक्वायर कर रहे हो, इसको वैल्यू दोगे, कल जा करके जब आप IAS ऑफिसर बन जाओगे। हालांकि तनख्वाह तो हमें मिलेगा नहीं, हम यहीं रहेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में, बस हमारा नाम कर दोगे कि आपकी वजह से आज थोड़ा हम डेवलप करिए, तो हम खुश हो जाएंगे, और कुछ नहीं। सिर्फ मैसेज कर दोगे, कमेंट कर दोगे कि चलिए सर, बात वही है, कुछ नहीं। मिलेंगे सर, तुम बात आज तक मतलब घर का बनाया हुआ एक तो केक नहीं दिए हो, पैसा दो। क्या बात है, चॉकलेट नहीं दिए हो कभी? ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।